दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। आपको बीते साल मार्च महीने में होली के अगले दिन रात में वो कैश कांड याद है? जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आधे जले हुए बोरों भर करके नोट मिले थे, याद है कि नहीं? 1 साल हो गया है और कानूनी दांव पेचों में मिलॉर्ड ने पूरा का पूरा मामला सदन से लेकर के, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रायता फैला हुआ है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में वो ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इस मामले में कि हाई कोर्ट का कोई सिटिंग जज जब हर कानून के लूप होल को इधर उधर कर करके अपना बचाव तैयार करे, तब सुप्रीम कोर्ट ही किस तरीके से उनको भरने का काम करता है वो आज मैं बताने जा रहा हूं। कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा पर को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पूरा मामला मैं आपको बताऊं। उससे पहले जो अपडेट है उसकी हेडलाइन आपको दिखा देता हूं। जरा ये हेडलाइन देखिए, एनडीटीवी की खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी हुई कैश कांड। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, लोकसभा कमेटी के सामने 12 जनवरी को पेश ही होना होगा। एक और देखिए, जस्टिस वर्मा महाभियोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कोर्ट ने ठुकराई राहत देने की मांग। यानी कि जस्टिस वर्मा जो सारा का सारा गेम महाभियोग वाले मामले पर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर पर डाल रहे थे, दरअसल वो मामला सुप्रीम कोर्ट आते आते दम तोड़ गया। कैसे और क्यों, ये मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। बीते साल मार्च महीने में जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में कथित तौर पर उनके स्टोर रूम में जो बातें निकल के सामने आई जांच में, बाद में आग लगने की घटना सामने आई और उसमें भारी मात्रा में रखा हुआ कैश, बताया जा रहा कि कई बोरों में रखा था, वो जला और जले नोट बरामद हुए। तमाम सारे नोट तो बंगले के आसपास जले हुए मिले। उस वक्त की खबरों को मैंने तमाम सारी उस वक्त भी खबरें की थी इससे जुड़ी, और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले में अध्यक्षता करते हुए कमेटी बनाई थी और जांच की थी, और जांच में जस्टिस यशवंत वर्मा को कदाचार का दोषी पाया था। कदाचार मतलब रिश्वतखोरी का दोषी, या यूं कहें कि अपने पद पर बैठे हुए इस तरीके से भारी मात्रा में कैश मिलने की घटना हाईकोर्ट के बंगले में, इसका दोषी पाया था सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी ने, जिसकी अध्यक्षता उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे। अब जब दोषी पाया तो इनसे इस्तीफा देने के लिए कहा, जस्टिस यशवंत वर्मा से। इन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाभियोग चलाने के लिए रिकमेंडेशन कर दी संसद को। संसद महाभियोग चला सकती है, लेकिन उसके लिए पहले कमेटी बनानी होती है लोकसभा और राज्यसभा में। वो कमेटी बनी थी, कमेटी भी बनी, लेकिन लोकसभा से प्रस्ताव पास हो गया और राज्यसभा से नहीं हुआ और कमेटी बन गई। बस इसी लूपहोल का फायदा जस्टिस वर्मा उठा करके सुप्रीम कोर्ट धमाक से पहुंच गए। बोले कि अरे ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कानून और नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये उतनी बड़ी त्रुटि है, क्या ये उतना बड़ा लैप्स है, क्या ये उतनी बड़ी अनदेखी है, इग्नोरेंस है कि महाभियोग ना चलाया जाए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन भी है पहले से कि इन पर महाभियोग चलाया जाए, और अब ये वहीं पहुंच गए हैं। तो कोर्ट ने साफ तौर पर राहत देने से मना कर दिया और कहा देखिए, आपको 12 जनवरी को जो कमेटी बनाई गई है संसद के द्वारा उसके सामने पेश होना होगा। अब जरा ये पढ़िए, लोकसभा स्पीकर ने कमेटी गठित की थी। ये देखिए खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अगस्त 2025 में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया था सुप्रीम कोर्ट का और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने नवंबर 2025 में जस्टिस वर्मा से लिखित जवाब मांगा था। नवंबर 2025 में, जनवरी आ गया, पूरा महीना खा गए। जवाब देने की फिर समय सीमा बढ़ी, 12 जनवरी करी गई, यानी कि अभी आने वाले वक्त में।
अब 12 जनवरी से पहले ही जस्टिस वर्मा कोर्ट में पहुंच गए थे, तो कहा कि नहीं 12 को तो आपको पेश होना होगा, आपको जवाब दाखिल करना होगा और 24 जनवरी को आपको कमेटी के सामने पेश भी होना है। इसमें बताया गया कि जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित समिति को वैधता की चुनौती दी थी, उनकी समिति की जो वैधता है उसको चुनौती दी थी और उनकी दलील थी कि महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में एक ही दिन पेश किया गया था, इसलिए समिति का गठन लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए था। राज्यसभा चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो, और लोकसभा स्पीकर जो होते हैं ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, उनके द्वारा होना चाहिए, संयुक्त रूप से समिति बनानी चाहिए। लेकिन यह समिति ओम बिरला ने ही बना दी। अब इसी बात का फायदा उठा करके ये पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस दलील से असहमति जता दी है जस्टिस वर्मा की और कहा कि राज्यसभा में प्रस्ताव खारिज होने से लोकसभा की कार्यवाही रुक जानी चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि क्या एक सदन में प्रस्ताव खारिज होने पर दूसरे सदन में स्वीकार प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता क्या? लोकसभा स्पीकर की ओर से कहा गया कि राज्यसभा में प्रस्ताव कभी स्वीकार ही नहीं किया गया क्योंकि वो गलत था। अब इसी को लेकर के कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की मांग ठुकरा दी। देखिए क्या बताया गया, जस्टिस वर्मा ने समिति के सामने लिखित जवाब दाखिल करने और व्यक्तिगत पेशी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया। कहा कि दोनों पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करना ही होगा, फैसला सुरक्षित रख लिया है इस पूरे मामले में, महाभियोग चलेगा या नहीं चलेगा। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ यह है कि अब जस्टिस वर्मा एक साल बाद आखिरकार वही सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले कहा था कि इस्तीफा दे दो, और इन्होंने इनकार कर दिया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाभियोग चलाने की एक तरीके से संस्तुति कर दी थी। तो ये एक खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काट दिए। ये जो वोटर्स होते हैं उत्तर प्रदेश के टोटल वोटर का लगभग 18.5% से ज्यादा होते हैं, इतने वोट काट दिए। लेकिन खबर तो ये नहीं है भाई साहब, खबर कुछ और है। जब ये वोट कटे तो देखिए भाजपा ने क्या किया। ये खबर देखिए अंग्रेजी की, बीजेपी टारगेट एसआईआर डिलीशन इन यूपी एड 200 वोटर्स टू ईच बूथ। 2 करोड़ 89 लाख वोट ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने काटे। भाजपा ने अगले ही दिन बैठक की बड़े नेताओं के साथ और कहा कि हर बूथ पर हमें 200 वोट बढ़ाने पड़ेंगे। एक बात बताइए, एसआईआर हो गया, वोट कट गए, फर्स्ट ड्राफ्ट की लिस्ट आ गई, अब भाजपा कह रही कि हम 200 वोट हर बूथ पर बढ़ा देंगे। इसका मतलब या तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एसआईआर जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कूड़ा है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जानबूझ करके लूप होल छोड़े गए कि वो कम से कम अपने हिसाब से 200 वोटर हर बूथ पर बढ़ा ले। यही हुआ ना, और क्या हुआ? और आपको पता है उत्तर प्रदेश में टोटल बूथ कितने हैं? लगभग 1,77,000 के आसपास टोटल बूथ, 1,77,000 के आसपास। 1,77,000 बूथ इंटू 200, हर बूथ पर अगर 200 वोटर बढ़ाए जाए, चलो 200 मान लो बढ़ाए जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 करोड़ 48 लाख वोट। ज्ञानेश कुमार गुप्ता के चुनाव आयोग ने 2 करोड़ 89 लाख वोट काट दिए। भाजपा 200 वोट हर बूथ पर बढ़ा करके उस हिसाब से 3 करोड़ साढ़े 3 करोड़ के आसपास वोट बढ़ा लेगी। तो पाप पुण्य बराबर तो हुआ नहीं, बल्कि पाप और बढ़ गया। 2 करोड़ 89 लाख काटे एक तरफ से, अब भाजपा जो 3.5 करोड़ वोटर बढ़ाएगी वो अपने बढ़ाएगी। तो चुनाव से पहले ही चुनाव का नतीजा तय हो गया। यही बात तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं, और यही बात तो उन्होंने बिहार में कही थी, और यही कांड हो गया। अब तुम लोग चुनाव लड़ते रहो, कांड तो कर दिया गया ना। प्रियंका कक्कड़ लिख रही है कि ज्ञानेश कुमार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख वोट कटवाने के बाद भाजपा यूपी में हर पोलिंग बूथ पर 200 वोट जुड़वाने जा रही है। यूपी में 1,74,351 प्लस बूथ, 77,000 के आसपास बूथ हैं।
1,77,70,000 के आसपास जो भी हैं, 1,74,00,000 से ऊपर ही हैं। उस हिसाब से 1,74,00,000 बूथ भी माने हैं तो 3,48,00,000 प्लस वोट हो जाते हैं। अब ये वोटर कहां से आएंगे? ज्ञानेश कुमार को तो नहीं दिख रहे थे ग्राउंड पर। असली वोटरों के नाम कटवाओ, फिर अपने वोटर से इंपोर्ट करके नाम जुड़वाओ। यही दिल्ली में किया, यही बिहार में किया, बंगाल में, और यही यूपी में करने जा रहे हैं, और यही सच है। ऐसे ही तो बेईमानी हो रही है, इसी तरीके से बेईमानी हो रही है। अब चलते चलते अंजना ओम कश्यप का दो मुहापन दिखा देता हूं। सबसे पहले एक वीडियो दिखा देता हूं और उसके बाद उस आगे की बात करता हूं। पहले ये वीडियो देखिए अंजना ओम कश्यप का, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली के जिस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई, उनके परिवारों के जख्मों पर किस तरह नमक छिड़का गया, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब दिल्ली दंगों के आरोपी जेल से बाहर आ रहे थे तो उनके स्वागत में ऐसा माहौल तैयार किया गया था जैसे वो देश के लिए कोई मेडल लेकर लौटे, जबकि ये वो लोग हैं जिन पर दिल्ली में दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप हैं। ये बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के दंगों में आरोपी बनाए गए वो लोग हैं जिनको छोड़ दिया गया जमानत पे। अंजना ओम कश्यप के पेट में मरोड़ पैदा हो गई, गोदी मीडिया के पेट में। इनके पेट में मरोड़ तब नहीं पैदा हुई थी जब बिल्किस बानो के बलात्कारी आरोपियों पर फूल माला लेकर के स्वागत किया गया था और एक भाजपाई नेता ने कहा था कि ये ब्राह्मण है, इनको माफ कर दो। तब इन लोगों के पेट में मरोड़ नहीं मचा था। और जब दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई, उनकी जमानत पर देखिए किस तरीके से आंसू बह रहे हैं। अशरफ हुसैन लिख रहे हैं कि अंजना को तब बुरा नहीं लगा जब बिल्किस बानो के आरोपियों को फूल माला और मिठाई खिला करके स्वागत किया गया, तब बुरा नहीं लगा जब मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत किया गया। लेकिन 5 साल बाद रिहा हुई गुलशिफा फातिमा के स्वागत पर टीवी पर वीडियो दिखा कर रही हैं। वाह, ये स्थिति है। अभी 2 दिन पहले मेरठ में जो हुआ ना, दलित परिवार के साथ, जाटो परिवार के साथ, वो रूह कपा देने वाला है। वो एक सभ्य समाज के गाल पर तमाचा, और उस तमाचे की गूंज सबसे ऊपर की कुर्सी पर बैठा हुए सत्ताधीशों के गाल तक पहुंचनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो सरकार हिंदू मुसलमान करके हिंदू हिंदू करती रहती है, उसी सरकार में एक हिंदू को, दलित हिंदू बेटी को उसकी मां की हत्या करके चापड़ से काट के बेटी को उठा ले जाने वाला राजपूत गायब है 2 दिन से, और पुलिस सन्नाटा साधे हुए। ये न्याय है? बिलख रहा है उस लड़की का भाई, उस मां का बेटा। देखिए जरा ये वीडियो। मां को लाकर दे दो, अगर लाकर दे दोगे तो मां को क्या करेगा बताओ? मांग का मैं तो मिली नहीं है ना बहन, हमारी बहन भी नहीं मिली, तो मां भी चली गई। ये बेहद बेहद शर्मनाक है। एक सभ्य समाज के गाल पर तमाचा है। नींद कैसे आती है ऐसे लोगों को? इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।